स्टूडेंट डे 9 स्टार्ट करते हैं और अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इसके अलावा मैं आपको टास्क दूंगी, फिर आपने खुद से भी वो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन से डील करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो अभी जो हमने कैलकुलेशन करनी है वो ये है कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी के मोल्स गिवन हों और उससे दूसरी क्वांटिटी के मोल्स हमने फाइंड करने हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ये मोल टू मोल कन्वर्जन आपके पास है। ये मैंने आपकी बुक से प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, सैम्पल प्रॉब्लम 1.1 पेज 8 से, लेकिन इसको मैं एक डिफरेंट मेथड से आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ कि आपकी बुक का मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो एक ईजी मेथड से मैंने आपके सामने ये एक न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व की है। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन ये है कि CH3OH मिथनॉल इज़ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे कि हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है, तो ये एक कौन सी टाइप का रिएक्शन है? कंबस्शन रिएक्शन भी हम कह सकते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब आपकी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस है क्योंकि 2 moles ऑफ मिथनॉल आर रिएक्टिंग विद 3 moles ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 moles ऑफ वाटर। तो आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। अब इस क्वेश्चन का पार्ट ए ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमारे पास 3.50 moles ऑफ मिथनॉल हों तो हमें कितने मोल्स ऑक्सीजन के मिलेंगे। तो मोल टू मोल कन्वर्जन है ना, एक चीज़ के मोल्स गिवन है और दूसरी चीज़ के मोल्स आपने फाइंड करने। इसी तरह अगर 3.50 मोल्स ऑफ मिथनॉल हों तो बताएं कि कितने मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। तो 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। एक पार्ट में आपने कन्वर्ट करना है मोल ऑफ मिथनॉल को मोल ऑफ वाटर में, और दूसरे पार्ट में आपने मोल ऑफ मिथनॉल को कन्वर्ट करना है मोल ऑफ ऑक्सीजन में। ऊपर ऑक्सीजन के लिए करना है और नीचे वाटर के लिए। चलिए आप सोल्यूशन देखते हैं। इसके लिए जो सॉल्व करने के लिए मेथड सेलेक्ट किया है वो रेशो मेथड है, और अब मैंने करना क्या है, कन्वर्ट करने हैं मोल ऑफ मिथनॉल टू मोल ऑफ वाटर। तो रेशो मेथड के अकॉर्डिंग लिखेंगे मोल ऑफ मिथनॉल रेशो मोल ऑफ ऑक्सीजन। सॉरी, मैंने उधर वाटर बोल दिया था, ये ऑक्सीजन है। सबसे पहली जो क्वांटिटी लिखनी है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लिखनी है। तो आप ऊपर जाएं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या है कि 2 moles मिथनॉल के कितने मोल्स ऑक्सीजन के बना रहे हैं? 3। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी? 2 moles ऑफ मिथनॉल आर फॉर्मिंग 3 moles ऑफ ऑक्सीजन। तो अब 3.50 moles कितने बनाएंगे? x। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 3.50 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x। x को आपने फाइंड करना है। x को एक तरफ सेपरेट करें, बाकी सारे फैक्टर्स को उधर ले जाएं। 3.50 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या क्वांटिटी आ रही है? 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह आप रेशो मेथड के ज़रिए से बहुत इजीली अगर एक चीज़ के मोल्स गिवन हो तो दूसरी चीज़ के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट में उन्होंने क्या कहा था कि आप कन्वर्ट करें मोल्स ऑफ मिथनॉल को मोल्स ऑफ वाटर में। कन्वर्ट मोल्स ऑफ मिथनॉल टू मोल्स ऑफ वाटर। अगेन मैं रेशो मेथड के अकॉर्डिंग लिखूंगी मोल्स ऑफ मिथनॉल रेशो मोल्स ऑफ वाटर। अब इसके लिए दोबारा हमें बैलेंस, मतलब जो पहली क्वांटिटी आपने पिक करनी है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पिक करनी है। दोबारा देखें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2 moles ऑफ मिथनॉल से कितने मोल्स वाटर के बन रहे हैं? 4। 2:4। 3.50 moles ऑफ मिथनॉल कितने मोल्स वाटर के बना रहे हैं? x। 2 डिवाइडेड बाई 3.50 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई x। ये आप लेंगे, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। मैं इधर तक खड़ी हो जाऊँ। अब जिस तरह पिछली कैलकुलेशंस थी, हमने x को सेपरेट किया और बाकी सारी क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया, तो 3.50 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो 7 moles ऑफ वाटर हमारे पास आंसर आता है। तो वाटर के कितने मोल्स मौजूद है? 7। सो दिस इज़ द फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर स्टोइचियोमेट्री। हियर यू कैन फाइंड आउट मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस बाय नोइंग द मोल्स ऑफ अदर सब्सटेंस। अब मैंने आपके सामने सेल्फ चेक 1.1 भी सॉल्व किया है। सेल्फ चेक आप देखिएगा आपके पास मौजूद है, वहाँ से मैंने डाटा पिक किया है। सेल्फ चेक 1.1 में वो इक्वेशन ये है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? अमोनिया। अगर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखें
तो नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल्स अमोनिया के बना रहा है। उन्होंने 2 पार्ट्स दिए हैं। पार्ट ए में उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे पास 5 मोल्स अमोनिया के हों तो कितने मोल्स नाइट्रोजन के बनेंगे, और अगर 5 मोल्स अमोनिया के हों तो कितने मोल्स हाइड्रोजन के बनेंगे। तो इस बार आपने अमोनिया के मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्रोजन के मोल्स में, और अमोनिया के मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, हाइड्रोजन के मोल्स में। तो मैं पार्ट ए लिखती हूँ, कन्वर्ट मोल्स ऑफ अमोनिया टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ अमोनिया रेशो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको पता है कि पहली एंटिटी हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पुट करते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या है, 2 moles of ammonia are formed by 1 mole of nitrogen। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 2 moles of ammonia, और यहाँ पे क्या लिखूँगी, 1 mole of nitrogen। अब 5 moles कितने बनाएंगे, मैं यहाँ पे 5 लिखूँगी, और जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है वहाँ पे क्या लिखूँगी, x। अब रेशो मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगी, 2 divided by 5 is equal to 1 divided by x। x को फाइंड करना है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/2, और ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5 moles of नाइट्रोजन। नेक्स्ट इसका बी पार्ट था जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि कन्वर्ट करें मोल्स ऑफ अमोनिया को मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में। कन्वर्ट मोल्स ऑफ अमोनिया टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ अमोनिया टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब दोबारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें तो अमोनिया के 2 मोल्स, हाइड्रोजन के कितने मोल्स बना रहे हैं, 3। तो दोबारा हम इधर वैल्यूज़ पुट करेंगे, 3 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया कितने मोल्स बना रहे हैं, हाइड्रोजन के 3, और 5 मोल से कितने मोल्स बनेंगे, x। 2/5 इज इक्वल टू 3/x। x को सेपरेट करें, बाकी सारी क्वांटिटीज़ को उधर ले जाएं इक्वेशन की दूसरी साइड पे, और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या है, 7.5 मोल्स। तो ये सेल्फ चेक, ये जितनी भी मैंने आपके पास क्वेश्चंस किए हैं, आपको चाहिए कि आप इसकी वीडियो को पॉज करके साथ साथ इसको नोट करें, इसके स्टेप्स को नोट करें, अपने पास सॉल्व करें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स हैं। और उसके बाद फिर आज के दिन का जो टास्क है आपके पास, मैं आपको 2 इक्वेशंस दे रही हूँ और आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर आपने इसी मेथड से उसके मोल्स को खुद कैलकुलेट करना है। वो अननोन है, और ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में भी मौजूद नहीं है, ये मैंने खुद से सिलेक्ट किए हैं और डिज़ाइन किए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक समझ आएगा और आप इसको कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे तो इट मीन्स के आप कर सकते हैं। तो आपने आज के दिन का ये टास्क लाजमी पूरा करना है। सो नाउ योर टास्क फॉर, सो टुडेज़ टास्क, question number 1, PbCO3 lead carbonate decomposes to lead oxide and carbon dioxide। lead carbonate किस में टूटता है, lead oxide में और carbon dioxide में। ये decomposition reaction है, decomposition of PbCO3। आपने फाइंड करना है how many moles of PbCO3 are required to produce 1.0 moles of lead oxide। तो आपने लेड ऑक्साइड के 1.0 मोल्स कितने मोल्स ऑफ PbCO3 से बने हैं ये फाइंड करना है। ये मोल टू मोल कन्वर्जन ही है जो कि आपने करनी है। तो आप यहाँ से नोट करेंगे, ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है, ये वीडियो के दौरान आप इसको पॉज करेंगे और यहाँ से नोट करेंगे, और फिर जिस मेथड के ज़रिए से मैंने आपको पढ़ाया है उसको सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट बी है, फाइंड मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 4.14 मोल्स ऑफ PbCO3। तो उसी इक्वेशन में आपने बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे, 4.14 मोल्स ऑफ PbCO3। तो यहाँ पे आपने PbCO3 लेड कार्बोनेट के मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी दोनों आपके पास मोल टू मोल कन्वर्जन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, C5H12 जिसको पेंटेन कहते हैं, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्केन फैमिली का मेंबर है। इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कंबस्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, पेंटेन डिकम्पोज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपके लिए मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दी है, लेकिन इसके 3 पार्ट्स हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ पेंटेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 9.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये मैं कहना चाह रही हूँ कि 9.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स पेंटेन के होंगे अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये है। इसका पार्ट बी ये कहता है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 3.3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 3.3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में से कितने मोल्स वाटर के बनेंगे। तो ये कहाँ से लिंक कर रहा है, ऑक्सीजन और वाटर को। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या है कि 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 6 मोल्स ऑफ वाटर बना रहा है। तो 3.3
6.3 مولز جو ہیں وہ کتنے بنائیں گے وہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. پارٹ سی کیا ہے کہ ہاؤ مینی مولز آف C2، یہ C2 نہیں ہے، یہ C5 ہونا چاہیے. ہاؤ مینی مولز آف C5H12 ریئیکٹس ود 6.2 مولز آف آکسیجن ٹو پروڈیوس ریکوائرڈ پروڈکٹ. تو اس تھرڈ پارٹ میں آپ نے مولز آف آکسیجن سے کس کے مولز کیلکولیٹ کرنے ہیں؟ پینٹین کے. آپ کو کتنے مولز بیلنس کیمیکل ایکویشن میں کیا ہے کہ 8 مولز کتنے مولز پروڈیوس کرتے ہیں 1، تو 6.2 کتنے پروڈیوس کریں گے. جو میتھڈ آج کے ڈے میں آپ کو پڑھایا ہے اسی میتھڈ کی مدد سے آپ نے یہ 5 پارٹس بنتے ہیں، یہ آپ نے سولو کرنے ہیں. یہ آپ کے آج کے دن کا ٹاسک ہے، اور کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ میتھڈ کیلکولیشن کا ڈسکس کریں گے. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج آپ کی ایچ او ڈی کلاس کا فرسٹ ایئر کی پہلی ایچ او ڈی کلاس کمپیوٹر سائنس کا آپ کا ڈے 4 ہے. اسٹوڈینٹس آج ہم ڈسکس کریں گے کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. کمپیوٹر سسٹم کنسسٹ آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر سسٹم اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے جب اس کے اندر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں پارٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوں اور پراپرلی ورکنگ کنڈیشن میں ہوں، پراپرلی فنکشننگ کنڈیشن میں ہوں. پہلے بھی بہت بار آپ یہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو ڈسکس کر چکے ہیں. ہارڈ ویئر کیا ہے؟ آل فزیکل کمپوننٹس آف کمپیوٹر سسٹم سچ ایز مانیٹر، کی بورڈ، ہارڈ ڈسک، پرنٹر along with the circuitry connecting them are known as computer hardware. تمام فزیکل کمپوننٹس کمپیوٹر سسٹم کے، جس میں مانیٹر شامل ہے، کی بورڈ ہے، ہارڈ ڈسک ہے، پرنٹر ہے، اور جتنی بھی سرکٹری، الیکٹرانک سرکٹری ہے، جو وائرز ہیں، جو کیبلز ہیں، جو کنیکٹرز ہیں، وہ تمام آر ناؤن ایز کمپیوٹر ہارڈ ویئر. ان سب کو ملا کے ہم کمپیوٹر ہارڈ ویئر بولتے ہیں. کمپیوٹر ہارڈ ویئر از وٹ یو کین فزیکلی ٹچ اینڈ سی. کمپیوٹر ہارڈ ویئر آپ کا کمپیوٹر کا وہ پارٹ ہے جس کو آپ فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. ان سمپل ورڈز آل tangible parts of computer system are referred as hardware. کمپیوٹر کے وہ تمام پارٹس جس کو ہم چھو سکتے ہیں، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کہتے ہیں. سافٹ ویئر اینی سیٹ آف انسٹرکشن. سافٹ ویئر آپ کے پاس دوسری طرف وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہے، آلسو کال، جن کو ہم پروگرامز بھی بولتے ہیں، آلسو کال پروگرامز which are given to computer to perform many tasks. جو کمپیوٹر کو دیا جاتا ہے کسی بھی ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے، to do any activity، یا کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے. آپ کہہ سکتے ہیں set of instructions given to computer to perform some specific task is called software. یا آپ کہہ سکتے ہیں the know how techniques which tells the computer hardware what to do, that is called software. It tells the computer what to do. یہ کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، and how to do، اور کیسے کرنا ہے. پروگرامنگ لینگویجز آر یوز ٹو پریپیئر سافٹ ویئر. سافٹ ویئر بنانے کے لیے ہم پروگرامنگ لینگویجز یوز کرتے ہیں. کمپیوٹر کین ناٹ ڈو اینی تھنگ آن اٹس اون. کوئی بھی کمپیوٹر کوئی بھی ٹاسک خود نہیں کر سکتا. اٹ مسٹ بی انسٹرکٹیڈ ٹو ڈو آر ڈیزائرڈ جاب. اس کو کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے اس کو لازمی انسٹرکٹ کرنا پڑے گا، اس کو پروگرام دینا پڑے گا. ہینس اٹ از نیسیسری ٹو اسپیسیفائی اے سیکوینس آف انسٹرکشن. تاہم یہ ضروری ہے کہ ہم اسپیسیفائی کریں ان انسٹرکشنز کے سیکوینس کو وچ آ کمپیوٹر مسٹ پرفارم ٹو سالو اے پرابلم. جو بھی کمپیوٹر لازمی پرفارم کرے گا کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر. جیسا کہ ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر موجود ہے جو آپ کا ٹیکسٹ ریلیونٹ ٹاسک کو پرفارم کرتا ہے، ڈاکومنٹس کو کریٹ کرنے کے لیے، ایڈٹ کرنے کے لیے. اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر. اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر جو ہے یہ آپ کا ٹیبلز کو یا کیلکولیشن بیس ڈیٹا بیس، کیلکولیشن کے اوپر بیس جو ڈیٹا بیس ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے. اینڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سافٹ ویئر میں کنٹین مینی پروگرامز. ان کے اندر وہ تمام پروگرامز موجود ہوتے ہیں فار کریٹنگ، ایڈیٹنگ، فارمیٹنگ اینڈ پرنٹنگ ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈاکومنٹس. تو اسٹوڈینٹس کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کا فرق آپ نے دیکھا. یہ تھا آپ کا ڈے 9. اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کیجئے اور ڈے 10 لاسٹ ڈے کی اسٹڈی کے لیے نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. خیال رکھیں. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ڈے 9 میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور اپنا آج کا اردو کا کام شروع کرتے ہیں. جی اسٹوڈینٹ، اب ہم حمد کریں گے. حمد، اور حمد آپ کی نصاب میں ہے ماہر القادری کی، اور ماہر القادری کا تعارف پہلے پڑھنے لگے ہیں. پیدائش ہے ان کی 30 جولائی 1906 اور وفات ہے 12 مئی 1978. منظور حسین نام اور ماہر تخلص تھا، لیکن ماہر القادری کے نام سے شہرت پائی.
اتر پردیش کے ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی۔ حیدرآباد دکن میں ان کی ادبی شہرت بام عروج پر تھی۔ پاکستان بننے پر کراچی آ گئے۔ ہندوستان میں کچھ عرصہ روزنامہ مدینہ سے وابستہ رہے۔ 1949 میں رسالہ فاران نکالا۔ جدہ کے ایک مشاعرے میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے اور وصیت کے مطابق مکہ معظمہ میں دفن کیے گئے۔ ماہر القادری نے تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن ان کی اصل شہرت نعت گوئی کی وجہ سے ہے۔ ان کی شاعری کی تمام خصوصیات سادگی اور بے تکلفی ہے۔ چونکہ ان کی شاعری کا محور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے موضوع کی مناسبت سے ان کی زبان پاکیزہ اور شستہ ہے۔ ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے، اور یہی عشق ان کی نعتوں کا محور و مرکز ہے۔ اس جذبے سے سرشار ہو کر جب نعت لکھتے ہیں تو سما بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی والیانہ محبت آپ کا سرمایہ حیات ہے۔ آپ کا انتقال بھی مکہ مکرمہ میں ہوا اور وہاں کے مشہور قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ مجموعہ ہائے کلام میں محسوسات ماہر، نغمات ماہر، جذبات ماہر اور ذکر جمیل وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہم پہلے ان کی حمد پڑھیں گے۔ حمد ہے ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر میں آپ کو اس کا مفہوم وغیرہ جو ہے وہ کرواتی ہوں۔ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ ذرے ذرے کی شہادت ہے کہ خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانح کی صفت کا اقرار۔ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار۔ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر، اسی خالق کو پکار۔ اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکھت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہوں کے بہار۔ جی اسٹوڈنٹ، اب میں نے آپ کے سامنے حمد پڑھ دی، اور اب ہم دیکھیں گے کہ حمد کو ہم نے کیسے اس کا مفہوم اور تشریح کرنی ہے۔ یہ چیزیں جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں یہ آپ کو بہت کم کہیں اور سے نہیں ملیں گی۔ جو تو ہمارے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں کلوٹ کالج کے، ان کو تو ان کے پرنسپل صاحب نے یہ سکھائے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے نیو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہیں اور سے جو ہے میٹرک کر کے آئے ہیں، ان کے لیے شاید یہ نئی بات ہو، شاید ان کو بھی سکھایا ہو، لیکن بہرحال میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں۔ اور یہ سامنے ایک دے دیا گیا ہے آپ کو، میں ایک پیٹرن دے رہی ہوں، اس پیٹرن پہ آپ نے تشریح کرنی ہے۔ میں ہر شعر میں یہ پیٹرن نہیں بتاؤں گی، ہر شعر میں صرف مفہوم پڑھوں گی، اور میں پہلے دفعہ شعر لکھیں، اور شعر لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ شعر کا جو شروع کرنے کا طریقہ، اور جہاں پہ دونوں شعروں کی دونوں مصرے جو ہیں برابر ختم ہوں۔ اگر ایک مصرع چھوٹا ہے تو دوسرے کے درمیان فاصلہ زیادہ رکھتے ہیں تاکہ وہ اس کے برابر ہی ختم ہو جہاں پہلا مصرع ختم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا شعر لکھا میں نے، دوسرے میں حوالہ لکھیں۔ یہ شعر ماہر القادری کی نظم حمد سے لیا گیا ہے، یہ آپ نے اس طرح ہر شعر کے ساتھ یہ حوالہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد حل لغت لکھیں۔ اب اس میں اس شعر میں دانش جو ہے وہ مشکل لفظ ہے، عقل مندی، اور وجدان کا مطلب ہوتا ہے اندر کی آواز، وجدان کا مطلب دریافت بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے مفہوم۔ میں نے مفہوم نہیں لکھا یہاں پہ، میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، آپ نے یہاں مفہوم لکھنا ہے، اور اس کے بعد کرنی ہے تشریح۔ تشریح میں پہلے آپ نے شاعر کا تعارف لکھنا ہے۔ تو شاعر کا تعارف میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا تھا اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اسلوب ان کی تعارف میں تاریخ پیدائش ہوتی ہے، تاریخ وفات ہوتی ہے، اور اس کا اسلوب بیاں ہوتا ہے، جو کہاں اگر ان کی تعلیم ہے وہ کہاں ہے، اور اس کے بعد اسلوب بیاں ہے۔ ہم نے اسلوب بتا دیا تھا کہ ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیت سادگی و بے تکلفی ہے، ان کی زبان پاکیزہ اور شستہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی محبت ان کی زندگی کا محور ہے، اور انہوں نے تمام اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کی اثر شہرت نعت گوئی کی وجہ سے ہے۔ بس اتنا سا اس کا تعارف جو ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ یہ آپ سن کے بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے آپ نے وہاں سے آپ اس کی جو آپ کی بک پہ لکھا ہوا تعارف وہاں سے بھی بس آپ اسلوب بیاں اٹھا لیں۔ تو اب میں آپ کو آپ کے سامنے جو ہے یہ نظم پڑھتی ہوں، اور اس کا ایک ایک لفظ کا میننگ اور آپ کو اس کا مفہوم بتاتی ہوں۔ پہلا شعر دیکھیں۔ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ اس کا میں نے حوالہ بتا دیا، حل لغت بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتی ہوں۔
کہ شاعر کہتے ہیں کہ انسان کے اس کی سوچ کی اور بلندی کی انتہا یہ معراج کہتے ہیں بلندی کو. معراج کا مطلب بھی لکھ لیں. معراج کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو کہتے ہیں. انسان کی سوچ اور اس کی بلندی کی انتہا یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اقرار کرے, اور یہی اس کی عقل کی پکار ہے. اس کے جو اندر کی آواز ہے وہ بھی یہی پکارے گی, اور جو فطرت ہے اس میں اس کا نظام بھی یہی کہے گا کہ انسان کوئی نہ کوئی ہے جو اس فطرت کا نظام چلانے والا ہے. بس دیٹس آل, اتنا ہی یہ ہوتا ہے. بہت ہی چھوٹا سا مفہوم ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں. تو آپ تشریح میں آپ اس میں اس کے شعر کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یہ اس کی سوچ کی بلندی کی انتہا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرے, اپنے ارد گرد کائنات کی تخلیق پر غور کرے, اور اس کی تو یقیناً اس کی جو عقل ہوگی اس کو پکار کر یہ کہے گی کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہستی ضرور موجود ہے, اور اس ہستی کا نام اللہ تعالیٰ ہے. یہی انسان کے عقل و شعور کی آواز ہے, یہی فطرت کی پکار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے. شعر لکھیں, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تو شاعر جو ہیں وہ اپنے محبوب سے, اپنے اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں تبھی عقل و دانش کی معراج تک پہنچ سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اقرار کرے, اور جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یہی چیز اس کی عقل و شعور کی بلندی تک پہنچا دیتی ہے, کیونکہ توحید کا اقرار ہی انسان کی کامیابیوں کا نقطہ آغاز ہے, اور یہ انسان کے دل کی آواز ہے. تو یہاں مطلب بہت کچھ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی آیت کا حوالہ دے دے, بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور اس کے بعد وہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی, دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں, ہے سچا ایک نام اس کا. اس طرح کے کوئی بھی حمدیہ اشعار جو ہے وہ آپ اس میں لکھ کر اپنی تشریح کا جو وزن ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. دیٹس آل, یہ آپ کا مفہوم ہے. دوسرا دیکھیں, ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود, پتے پتے کو ہے سانح کی صفت کا اقرار. شعر لکھیں, حوالہ لکھیں. حل لغت جو ہے وہ شہادت کہتے ہیں گواہی کو, اور سانح کہتے ہیں کاریگر کو, کاریگر بنانے والا, ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کی مفہوم کیا کہتے ہیں کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, ٹھیک ہے, اور درختوں کا ایک ایک پتا جو ہے وہ اپنے کاریگر کی صفت کا اقرار کر رہا ہے, کاریگر کے بنانے والے کی صفت کا اقرار کر رہا ہے. مفہوم بہت ہی چھوٹا سا ہوتا ہے. اس تمام شعر کو نثر کی صورت میں لکھ دینا ہی دراصل مفہوم کہلاتا ہے. آپ تشریح کر لیں. اب اس کے آپ بے تحاشا لکھ سکتے ہیں. آپ نے اللہ کی ذات پہ لکھنا ہے, اس کی بڑائی کا اقرار کرنا ہے, اور ان دونوں صفات میں رہ کے کرنا ہے تو کریں, ٹھیک ہے. یعنی اس زمین کا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا گواہی دے رہا ہے, اور درختوں کا ایک پتا جو ہے اللہ کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے. دنیا میں ایسے لاکھوں کروڑوں پودے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی صفت الگ ہے, ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے, ہر ایک کا کام الگ ہے. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح جو یہ سب اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا سب سے بڑا احساس ہوتے ہیں. کائنات کا یہ ذرہ ذرہ, کائنات کا یہ پتا پتا اس بات کا گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی موجود ہے, اور صرف وہی ایک اکیلا ہے جو کہ ساری تعریف کا مالک ہے, جو ساری تعریفوں کا جو ساری تعریف کا حقدار ہے. آپ اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو آپ اس کو آپ اپنی تشریح میں آپ اس کا اضافہ کریں, اور خود سے اس کو لکھنے کی کوشش کریں, اور آپ لکھ کے چیک بھی کروا سکتے ہیں کہ کیا میں نے یہ جو لکھی ہے تشریح وہ ٹھیک لکھی ہے. خود سے لکھیں. شعر نمبر 3 ہے, اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی, پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار. آپ شعر لکھے, حوالہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں. اور اہل لغت میں خلاق کہتے ہیں, خلاق کسے کہتے ہیں؟ جو تخلیق کرنے والا ہوتا ہے, خالق, ٹھیک ہے, تخلیق کرنے والا. اور جوہر کہتے ہیں ایٹم کو, ایٹم کا جو اردو میں جوہر کہتے ہیں. تو یعنی اسی پیدا کرنے والے نے جوہر کے اندر توانائی بھر دی, ٹھیک ہے. ہر جوہر کے اندر توانائی بھر, جوہر کوئی ایک چیز کا تو نہیں ہوتا نا, ہر چیز کا جوہر ہوتا ہے, ہر چیز ایٹم سے مل کے بنی ہوتی ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے جو سائنس پڑھتے ہیں ان کو. پھول پتوں کو عطا کیے جس نے نقش و نگار. نقش و نگار کسے کہتے ہیں؟ جو ان کے اوپر خوبصورتی بنی ہوتی ہے, اس کی شیپ جو بنی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس میں آپ کیا لکھیں گے کہ اب اس کو ہم کہیں گے کہ شاعر کہتے ہیں کہ ہر چیز کو, ہر
जौहर को अल्लाह ताला ही तवानाई देने वाला है, और वही अजीम ज़ात है जिसने फूल पत्तों को जो है बेल हर किस्म के बेल बूटों को सजाया है, ये आप कह सकते हैं। बस इतना सा मफहूम है। और तशरीह मैंने आपको बताया कि इसको लिखते चले जाएं, आप जो भी लिख सकते हैं। हर एक पत्ता जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, हर फूल जो अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है, उसकी खूबसूरती है, और अब इतना खूबसूरत है कि कोई आंख उनको देखे बिना रह नहीं सकती। और हर एक की खुशबू और जायका, हर एक की खुशबू अलग है, और हर एक का रंग एक दूसरे से अलग है। तो ये सब अल्लाह ही है जो सबको खालिक करने वाला है। और इस तरह इंसान को जो खूबियाँ उसने अता की हैं, छोटे से बच्चे से बड़ा करता है, बड़ों से जवानी फिर बुढ़ापे अता करता है। इसके अलावा हर जो जौहर है उसके अंदर उसने तवानाई भर दी। एटम को इतनी बड़ी ताकत अता कर दी, देखें, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तो है कितना सा एटम जो आप एक आम इंसानी सिफ्त में इंसानी आँख से नज़र नहीं आता। तो ये भी तो अल्लाह का ही काम है ना कि उसने एटम को इतनी बड़ी तवानाई अता कर दी है। इसके बाद अगला देखें, उसी खालिक ने उसी मालिक की है सब हमदो सना, आबशारों का तरन्नम हो के गुलबांगे हज़ार। ठीक है, अब इसमें मुश्किल अल्फाज जो हैं वो कम है इसमें, सिवाय इसके कि गुलबांग जो है उसको कहते हैं गुलबांग। गुलबांग का मतलब होता है बुलबुल की आवाज़, बुलबुल की आवाज़, गुलबांग बुलबुल की आवाज़। ठीक है, गुल हज़ार कहते हैं ना बुलबुल को, गुलबांगे हज़ार का मतलब हुआ बुलबुल की आवाज़। तरन्नुम कहते हैं मौसीकी को, आबशारों का तरन्नुम का मतलब आबशारें वो थे जो पानी ऊंची आवाज़ में पानी गिरता है उसको कहते हैं, तो मौसीकी को कहते हैं। तो शायर कहता है कि अब इसमें हम कहेंगे कि शायर कहता है कि दुनिया की हर चीज़ जो है उसी मालिक की हमदो सना करती है, और वो चाहे वो आबशारों की मौसीकी हो, पानी के ऊपर से गिरने की आवाज़ हो, या फिर बुलबुल की आवाज़ हो। बस इतना सा ही आपने इसका मफहूम लिखना है, और फिर इसको आपने तशरीह करनी है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि दुनिया की हर एक चीज़ अल्लाह ताला की खालिक व मालिक की तारीफ़ बयान कर रही है। बुलंदी से गिरने वाला पानी एक आबशार की सूरत में राग अलापता है, ज़ुबान ना होने के बावजूद भी अल्लाह ताला की हमदो सना पढ़ रहा है। बुलबुल का चहकना या दूसरे परिंदों का तरन्नुम हो, ये सब अल्लाह ताला की हमदो बड़ाई कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि इस जो है कायनात की हर चीज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की हमदो सना में मसरूफ़ है। सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ़ परिंदों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हर कोई अपने अपने अंदाज़ में अल्लाह ताला की सिफ़त बयान कर रहा होता है, और हर कोई अपने अपने अंदाज़ में अल्लाह ताला की याद में मसरूफ़ रहता है। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। आगे ये सब आयात इलाही हैं, ज़रा गौर से देख, उसकी फिर हमद बयां कर, उसी खालिक को पुकार। आयात कहते हैं निशानियाँ को, हमद कहते हैं तारीफ़ को, बस इतना ही, खालिक बनाने वाले को। तो अब इसका मफहूम क्या है कि ये सब जो चीज़ें हैं जो ऊपर बयान की हैं, ये सब अल्लाह ताला की निशानियाँ, आयात कहते हैं निशानी को, अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। तो इंसान इनको गौर से देख, फिर उसके बाद अपने अल्लाह ताला की हमद को बयान कर, अपने अल्लाह ताला की तारीफ़ कर, और अपने उसी बनाने वाले को पुकार। अब इसके तशरीह में वही पहले आपने शायर का तारुफ लिखना है। इसके बाद शायर क्या कह रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को गौर से देखो, और तुम्हें हर चीज़ में अल्लाह ताला की निशानियाँ नज़र आएंगी। ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा कि हर चीज़ अपनी बेज़ुबानी से पुकार पुकार कर कह रही है कि उसको बनाने वाला कोई है, कोई खालिक है, और वो बेमिसाल कारीगर है। ठीक है, और कुरान मजीद में इसका क्या है, कुरान मजीद में इरशाद होता है कायनात में तमाम लोगों के लिए निशानियाँ मौजूद हैं, लेकिन ये गौर नहीं करते। ये भी तो है ना, इसको बयान कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही मफहूम बयान किया गया है कि कायनात और उसमें मौजूद इर्द गिर्द हर चीज़ें, इंसान अपने इर्द गिर्द देख, और फिर अल्लाह ताला की तारीफ़ कर, और फिर पुकार उसी को, उसके अलावा किसी और को अपनी मदद के लिए ना पुकार। आगे देखें, उसकी सनत के नमूने हैं वो नखत हो के रंग, नखत पढ़ेंगे, नखत हो के रंग, उसकी कुदरत के करिश्मे हैं ख़ज़ां हो के बहार। ठीक है, अब हम इसको वही हवाला जो है मैंने आपको पहले इसका बता दिया है। ठीक है, और इसके बाद हम इसको नखत का मतलब लिखेंगे। नखत का मतलब होता है खुशबू। ठीक है, और इसके अलावा जो हम कह सकते हैं बस यही इसका, और तो कोई मुश्किल हमें नज़र नहीं आता कि हम एक मुश्किल लफ्ज़ इसको है, बस ये एक ही मुश्किल लफ्ज़ है, तो वही लिख दें। तो शायर कहता है कि इसकी दुनिया में किसी भी किस्म की जो अल्लाह ताला ने की पैदा की हुई चीज़ें हैं वो सब अल्लाह की ही सनत के नमूने हैं। कोई भी चीज़ है वो सब अल्लाह की कारीगरी के नमूने हैं। सनत को कारीगरी भी कह सकते हैं, चाहे वो खुशबू है फूलों की या किसी और चीज़ की या रंग है, ये सब अल्लाह की कुदरत के करिश्मे हैं। ठीक है, और चाहे वो ख़ज़ां है या बहार है।
जिस तरह फिर तशरीह लिखेंगे, शायर का तारुफ लिखेंगे और फिर इस मफ़हूम को फैला देंगे कि दुनिया में हर जगह हमें अल्लाह ताला की कुदरत के नमूने नज़र आते हैं, ख़ज़ां हो, बहार का मौसम हो, रंग हो या कि खुशबू हो, फूलों की हर तरफ जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम अल्लाह ताला ने पैदा कर दिए हैं, ख़ज़ां और बहार की तब्दीलियाँ लाता है, सर्दी और गर्मी की शिद्दत और कमी इसी के इख्तियार में है। गर्ज़ के इस दुनिया की हर चीज़ का खालिक व मालिक वही है और इस कायनात का एक पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकता। दैट्स ऑल। आप और फिर इसलिए आखिर में वो लिख लें कि और फिर हम इस आयत में कि कुरान मजीद में इरशाद होता है कि और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। याद रखें कि अगर आप कोई शेर अता इसके अंदर ऐड करते हैं या आप कोई आयत का मफहूम ऐड करते हैं तो याद रखिए आयत का मफहूम है तो आयत ही रखें। पता चले हदीस को भी आयत कह रहे हो, बाज़ बच्चे ऐड करते रहे तो कहते थे हदीस लिखी, कहते आयत है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आयत है या हदीस है। तो इस तरह खुद से कुछ नहीं करना जब तक कि कंफर्म ना हो जाए कि वो आयत दुरुस्त लिखी हुई है, आपने उसका मफहूम दुरुस्त लिखा है, और ये कि शेर जो है वो भी दुरुस्त अंदाज में लिखा हुआ होना चाहिए। पता चले किसी भी शेर को इकबाल का नाम दे के डाल दिया है तो वो भी गलत होता है। This is the 4th day of your HOD class. On day 4 we will study the poem September, the first day of school. अब HOD के चौथे दिन हमने ये पोइम पढ़नी है, ठीक है। September, the first day of school is the title of the poem and Howard Nemerov ये क्या हॉवर्ड नेमरोव ये पोइट है। अब ये पोइम है, पोइम का टाइटल और ये पोइट का नेम है, ये आपने हम याद रखने हैं, ये आपके MCQs के लिए ज़रूरी हैं। स्टूडेंट बेसिकली ये तो एक बाप की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। ये जो पोइम है जब एक वालिद अपने बेटे को स्कूल में पहले दिन लेके जाता है, ठीक है। इन दिस पोइम द पोइट डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ अ फादर हु इज़ टेकिंग हिज सन टू स्कूल। It reminds him of his first day at school. He is worried, but at the same time he is hopeful that his son will find fathers-like figures amongst his teachers. वो क्या कहता है कि वो परेशान भी है लेकिन उसे उम्मीद भी है कि स्कूल में उसके बेटे को ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो उससे भी ज़्यादा उसका ख्याल रखेंगे। So let's read the poem. My child and I hold hands on the way to school. Holds hand हाथ पकड़े, मैं और मेरा बेटा हाथ पकड़े स्कूल की तरफ जाते हैं। And when I leave him at the first grade door, first grade means पहली जमात के दरवाजे तक जब मैं उसे छोड़ता हूँ, he cries a little but is brave. वो थोड़ा सा रोता है लेकिन वो बहुत बहादुर है। He does, वो बहादुर है। Let go, my selfish tears remind me how. उसे छोड़ते हुए मेरे selfish कहते हैं खुदगर्ज आंसू मुझे याद दिलाते हैं how I cried before that door a life ago, कि कुछ अर्सा पहले, काफ़ी पहले कैसे मैं भी रोया था। I may have had a hard time letting go, शायद मुझे मुश्किल हो उसे छोड़ने में। Each fall the children must endure, endure बर्दाश्त करना होता है together। fall कहते हैं ख़ज़ां के मौसम को, कि बच्चों को मिलकर बर्दाश्त करना चाहिए। What every child also endures alone, जो हर एक बच्चा अकेला बर्दाश्त करता है। Learning the alphabets, सीखना, learning कहता है पढ़ना सीखना, alphabets हरूफ तज्जी ये ABC जो होते हैं। The integers क्या होते हैं हिंसे 1 2 3 जो होते हैं जिनको हम गिनती भी आप कह सकते हैं। किसको सीखना alphabets और integers means गिनती और हरूफ तज्जी सीखना। 3 dozen bits and pieces of a stuff, किसी भी चीज़ के 3 दर्जन टुकड़े हिस्से। So arbitrary होता है मनमानी। So peremptory क्या होता है नफासत से, खूबसूरती से, रोबदारी से। peremptory रोबदारी से, समझदारी से। That worlds invisible and visible, दुनिया जो नज़र आती हैं और नहीं नज़र आती, bow down before it, उसके सामने झुक जाओ। As in Joseph's dream, जैसा कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का यहाँ पे हवाला दे रहा है कि उनके ख्वाब में the sheaves bow down, कैसे अनाज के गट्ठे, sheaves क्या होते हैं बंडल,
जो अनाज के बंडल होते हैं उनको कहा जाते हैं डाउन एंड द स्टार्स बो डाउन, और फिर सितारों ने उन्हें सजदा किया। बिफोर द ड्रीमिंग ऑफ अ लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के के ख्वाब से पहले, द ड्रीम, वो ख्वाब, गॉट हिम सच हेट्रेड ऑफ हिज ब्रदर्स, हेट्रेड नफरत को कहते हैं, उस ख्वाब जिसकी वजह से उसके भाई उससे नफरत करने लगे। एज कॉस्ट द ग्रेटर पार्ट ऑफ लाइफ टू मेंट, मेंट कहते हैं ठीक करना, इसलाह करने में, जिसकी इसलाह में उसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा गुजार दिया। एंड येट ग्रेट काइंडनेस केम ऑफ इट इन द एंड, और आखिर में उसे बहुत मोहब्बत शफकत मिली। माई चाइल्ड हैज़ डिसअपेयर्ड, क्योंकि उसका बेटा जो क्लास में चला गया तो वो क्या डिसअपेयर, गायब हो गया है, मेरा बेटा गायब हो गया है। बिहाइंड द क्लासरूम डोर, क्लासरूम के दरवाजे के पीछे। एंड शुड आई लिव, और क्या मैं ज़िंदा रहूँगा, मौजूद रहूँगा। आई नो माई होप, सॉरी, टू सी हिज कमिंग फोर्थ अ लाइफ अवे, उसको बड़ा होते हुए, कमिंग फोर्थ मीन्स उसको बड़ा होते हुए, अ लाइफ अवे, कुछ अरसे बाद, काफ़ी अरसे बाद। आई नो माई होप, मैं अपनी उम्मीद को जानता हूँ, बट डू नॉट नो इट्स फोर्थ, लेकिन मुझे इसकी हकीकत, फोर्थ कहते हैं हकीकत को, शक्ल को, लेकिन मुझे इसकी शक्ल का नहीं पता। नॉर होप टू न्यू इट, और ना ही उम्मीद है इसे जानने की। मे द फादर सी फाइंड्स, खुदा करे कि उसे ऐसे उस्ताद मिलें, अमंग हिज टीचर्स हैव अ केयर ऑफ हिम, अपने उस्तादों में, अपने टीचर्स में उसे बाप जैसी शफकत मिले। मोर देन हिज फादर कुड, और वो उसका उतना ख्याल रखें जितना कि उसका बाप भी ना रख सके। हाउ दैट विल लुक, वो देखने में कैसा लगेगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नीड टू नो, नहीं मुझे ये जानने की ज़रूरत है। इवन और टीयर्स बिलोंग टू रिचुअल, रिचुअल क्या होता है, नुमाइशी, रस्मी, हत्ता कि जो हमारे आंसू होते हैं वो भी क्या होते हैं, रस्मी होते हैं। बट मे ग्रेट काइंडनेस कम ऑफ इट इन द एंड, लेकिन खुदा करे कि उसे के आखिर में भी उससे भी बहुत मोहब्बत शफकत मिले। दिस एक्सप्लेनेशन अबाउट द पोइट Howard Nemerov was born in New York City in 1920. He was educated at Harvard. He taught in several universities including Bennington College 1948 to 1966. He joined Washington University in 1969. Nemerov has published 3 novels and a critical book, Figures of Thought, 1978. He won the Pulitzer Prize in 1977. इसका इंट्रोडक्शन है शायर का। अब इसके देखें मीनिंग देखें। आर्बिट्ररी, रैंडम, फॉल, ऑटम को कहा जाता है। इंटेगर्स, एनी रैशनल नंबर। जोसेफ, यूसुफ एंड याकूब का जो होता है 11th सन ऑफ जेकब। ओल्ड टेस्टिमेंट, लेट गो, रिलीज, लेटिंग गो, released my father's hand when he took me to school. Peremptory, urgent or commanding, not debatable, decisive कर ले, decisive. Ritual, the prescribed or established form of a religious or other ceremony. Sheep, a bundle of ripped but unthrashed corn tied with 1 or 2 bands. Tears belong to ritual, ceremonial tears or false tears, बल्कि ये false tears कह रहे हैं. To come with, to grow, sorry, to come forth, to grow, to endure, difficulties, to bear, difficulties को bear करने का था, to bear होता है to endure, to mend, to reform. Here is the vocabulary. अब आपने इसकी जो करनी है, इस पोइम में आपने बेसिकली पोइम को रीड करके समझ के इसकी थीम याद करनी है. तो ये थीम ऑफ द पोइम देख लें, सेंट्रल आइडिया, थीम ऑफ द पोइम. इन दिस पोइम, हेयर को काट दे. इन दिस पोइम द पोइट एज फादर डिस्क्राइब्स द कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स ऑफ अ फादर. इस पोइम में क्या एक पेचीदा किस्म की मुश्किल एहसासात को वो बयान करता है. हु इज़ टेकिंग हिज सन टू स्कूल, जो अपने बेटे को स्कूल लेके जा रहा होता है. इट रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज फर्स्ट डे एट स्कूल. ये उसे उसका वो पहला दिन जो वो स्कूल गया था वो उसकी भी याद दिलाता है. ही इज़ वरीड अबाउट हिज लिविंग हिम अलोन. वो परेशान है उसका अकेला वहाँ छोड़ते हुए, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी वक्त होप्स फॉर अ ग्रेटर काइंडनेस कमिंग ऑफ इट इन द एंड. लेकिन वो ये भी उम्मीद रखता है कि आखिर में उससे बहुत मोहब्बत मिलेगी. ओनली इफ़ द चाइल्ड फाइंड्स फादर लाइक फिगर्स अमंग हिज टीचर्स. अगर उसे अपने टीचर्स
की सूरत में बाप की शफ़क़त मिलती है। तो यहाँ तक अब आपने आपका ये सेंट्रल आइडिया है, थीम है, ये आपने याद करनी है, ये एक्सप्लेनेशन है। तो एक बार ये नंबर 1 देखिए स्ट्रोफी। अब हमने अपनी इस पोएम में एक बात नोट की है कि ना इसमें कोई राइम स्कीम है और ना इसका कोई रेगुलर स्ट्रेंजा है। तो इस तरह की जो पोएम होती है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोफी कहा जाता है। स्ट्रोफी नज़्म मतलब बेसिकली ये यूनानी थिएटर में या ड्रामा में गीत जो 2 जमातें गाती थी उसको कहा जाता है स्ट्रोफी। द फर्स्ट स्ट्रोफी व्हेन डिविजन्स ऑफ अ पोएम आर इर्रेगुलर एंड अनराइम्ड दे आर कॉल्ड स्ट्रोफीज। ये देखें इसकी डेफिनेशन भी आ गई कि स्ट्रोफीज क्या होते हैं। व्हेन डिवीजन ऑफ अ पोएम आर इर्रेगुलर एंड अनराइम्ड दे आर कॉल्ड स्ट्रोफीज। टेल अस हाउ द फादर takes his child to school, how the child cries a little but then let go his father's hand. The father also has tears in his eyes. He recalls the day when his father took him to school. ये फर्स्ट स्ट्रोफी जो है, फर्स्ट 4-5 लाइन्स है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। अब सेकंड देखें, इन द सेकंड स्ट्रोफी वी सी द फादर falling into thinking about children at school and how they have to endure whatever goes on in the school, good or bad. He refers to the stuff children learned at school as unreasonable and authoritative, before which everything has to bow down. Number 3, in the third strophe, the speaker alludes के मीनिंग कहते हैं इशारों में बात करना, जैसे उसने रेफरेंस दिया है जोसेफ का, टू द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द प्रॉफिट जोसेफ एंड हिज ड्रीम विच won him the hatred of his brothers. Joseph suffered because of his dream, but great kindness came of it in the end. Number 4 देखें, in the fourth strophe the speaker thinks of his own child again who has entered the classroom. He thinks about what would become of his son after years. He hopes for his son but doesn't know the exact outcome. He hopes that his son will find father-like figures among his teachers. Number 5 देखें, इसमें क्या है, 5 strophes है. In the last 2 lines, lines रह गई हैं. In the last 2 lines the speaker says that tears at such time are ceremonial, selfish, but he hopes for the great kindness that may come at the end, just as in Joseph's case. अब इसमें पैराफ्रेजिंग हमने ये ऑलमोस्ट ये सारी पैराफ्रेजिंग है इन लाइंस की, इंटरप्रेटिंग और कुछ एक्सटेंडिंग क्वेश्चंस हैं. बेसिकली तो क्वेश्चन आंसर इसके आते नहीं हैं, लेकिन एक बार हम इनको देख लेते हैं. इंटरप्रेटिंग देखें इसकी, क्वेश्चन नंबर 3, एन इल्यूजन इज अ रेफरेंस टू सम हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, mythological or literary figure or event, and it is used to enrich meaning of a poem. It depends upon the shared knowledge between the poet and the reader. How does the allusion to Joseph in this poem enrich the meaning of the poem? देखें अब कैसे ये सारा वो रेफरेंस जो कह रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो रेफरेंस दिया गया उसने इस पोएम को कैसे और अच्छा कर दिया है. द पोइट रेफर्स टू द ड्रीम ऑफ द प्रॉफिट जोसेफ who suffered a lot at the hands of his real brothers, but at last great kindness and success came of it in the end. In the same way, the father hopes for great kindness for his son whom he leaves at the gate of his school. अब वो रेफरेंस क्या दे रहे कि मेरे बेटे को ही आखिर में ऐसे ही मोहब्बत मिलेगी. अब देखिए एक्सटेंडिंग में देखें, थिंक अबाउट योर स्कूल डेज, डिड यू फाइंड फादर like and mother like teachers in school? Could you name a teacher or two who influenced you tremendously? Could you write your thoughts, feelings about that teacher and how did she influence you? देखिए इसका आंसर, yes, all the teachers are just like father, mothers for their students. They are our spiritual parents. One of my teacher, Mr. Muhammad Hubab influenced me tremendously. His method of teaching was very effective. He was very well versed in English literature and I consider him my ideal personality. Question number 5, do you think you would still be what you are now if you did not have those father-like, mother-like teachers in school? No, I don't think so. If I did not have father-like, mother-like teachers, I would not have gained such position. This whole credit goes to all of my teachers. So dear students, this is the work of 4th day. ये चौथे दिन का काम था जो हमने ख़त्म किया. अब आपने इसको याद करना है. पोएम की जो थीम है
और पोइम को बहुत अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।